नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 8 की बात और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र प्यो। आइए हेडलाइंस के बाद अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बदायूं के दौरे पर रहेंगे। यहां पर वो 1127 करोड़ रुपए से ज्यादा की 359 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और इस दौरान वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उनके इस दौरे को लेकर तैयारियां पूरी है। जहां तक बात सुरक्षा व्यवस्था की है तो इसके लिए पीएसी की 4 कंपनियां, 9 सीओस, 2 एएसपी, 50 इंस्पेक्टर्स, 150 सब इंस्पेक्टर्स समेत भारी पुलिस फोर्स की तैनाती रहेगी। और इसके बाद सीएम योगी शाहजहांपुर भी जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जलालाबाद के काकोरी शहीद इंटर कॉलेज में एक आम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वो शाहजहांपुर स्थित खिरनी बाग रामलीला मैदान में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 101 योजनाओं का लोकार्पण करके जनता को समर्पित कर देंगे। आज बदायूं के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको सीधा लखनऊ ले चलते हैं। हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं। अनुभव, लगातार मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और आज इसी क्रम में वो बदायूं पहुंच रहे हैं और फिर से वो बहुत सारी योजनाओं का आज लोकार्पण करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो ये हमने सिलसिला आगे बढ़ता देखा है और आज भी आगे बढ़ रहा है। अनुभव, देखिए बिल्कुल, और आगे बढ़ता रहेगा जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे। जब तक आचार संहिता नहीं लगेगी, कोशिश यही है कि हर जिले में जाएं और वहां पर कुछ न कुछ सौगात दें। यानी जिन योजनाओं की, जिन हम कहें बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा की थी, उनका या तो लोकार्पण या शिलान्यास का कार्यक्रम लगना ही लगना है। और आप देखिए, कल तो वेस्टर्न यूपी में थे, आज जा रहे हैं सबसे पहले बदायूं। 10 बजे लखनऊ से निकलेंगे, बदायूं जाएंगे। वहां पर तकरीबन 1100 करोड़ से ज़्यादा की जो परियोजना है उसकी सौगात देंगे। 359 लगभग, ये हम कहें तो जो छोटी बड़ी परियोजनाएं हैं उनका कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम रखा गया है। तो एक जनसभा होगी, और जनसभा कहाँ हो रही? सहसवाल विधानसभा, यानी उस विधानसभा में जो एक मुख्यमंत्री ने खुद अभियान शुरू किया, जो सीटें बीजेपी हार गई थी, खुद मुख्यमंत्री ने वो अभियान शुरू किया कि उन सभी जगहों पर जाते हैं, जनसभा करते हैं और वहाँ कोशिश यही करते हैं कि पार्टी के पक्ष में कैसे माहौल बनाया जाए। सहसवान में पहले ये जनसभा होगी, उसके बाद जब बदायूं का कार्यक्रम खत्म होगा तो मुख्यमंत्री सीधे शाहजहांपुर जाएंगे। वहाँ पर 2 जनसभा होनी है। 101 जो योजनाएं हैं उसका लोकार्पण शिलान्यास होना है। एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ भी रखा गया है। वहाँ पर एक जलालाबाद जो विधानसभा है, वो भी सीट बीजेपी ने जीती थी, वहाँ भी मुख्यमंत्री जाएंगे, जनसभा करेंगे। फिर दूसरा जो उनकी जनसभा होनी है शाहजहांपुर में, वो जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर होनी है। लगातार देखिए, मुख्यमंत्री हर दिन किसी न किसी जिले में जाते हैं। आप पिछले हफ्ते भर को अगर देख लीजिए तो कभी कहीं जा रहे हैं, कभी किसी जिले में जा रहे हैं, और कोशिश यही रहती है कि कैसे उन जिलों को सौगात दी जाए। देखिए, जब इलेक्शन का समय करीब आ जाता है तो सरकार की कोशिश यही होती है, जो परियोजनाएं बची हैं उनका अगर उद्घाटन होना है तो उद्घाटन किया जाए, या फिर जिसको पहले अनाउंस कर चुके हैं वहां पर अभी कुछ नहीं हुआ तो कम से कम लोकार्पण या शिलान्यास का कार्यक्रम तो रखा ही जाए, जिससे कि कम से कम एक पट्टिका लग जाए और लोगों को ये पता चले कि हाँ, यहाँ पर काम होगा, सरकार ने जो घोषणा की थी उसे पूरा किया है। जब मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई थी तब भी विधायकों ने यही बात कही थी, यही फीडबैक दिया था कि हमने जो घोषणाएं की हैं या जो बातें हमने कही हैं उन्हें कम से कम अब हमें उसका लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम रखना चाहिए। और उसके बाद से आप देखिए तेजी बढ़ गई है। हर जिले में जाते हैं मुख्यमंत्री, सौगात तो देते ही देते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अनुभव की, अब तेजी बढ़ गई है। लगातार योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास चल रहा है और इसका कारण भी आपने बता दिया अनुभव कि ये फीडबैक था विधायकों का कि हमारे क्षेत्रों में जिन योजनाओं की घोषणा की गई है उनका दिखना या उस पर काम होते दिखना बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत के मामले में जेल में बंद मुख्य आरोपी आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर प्रयागराज की जिला अदालत की स्पेशल कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सीजेएम कोर्ट से आनंद गिरि की जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी, लिहाजा अब सुनवाई दोपहर 12 बजे के बाद स्पेशल जज मृदुल मिश्रा की कोर्ट में होगी। अभियोजन पक्ष यानी यूपी सरकार की तरफ से आनंद गिरि की जमानत अर्जी का विरोध किया जाएगा और उन्हें चार्जशीट दाखिल होने तक जमानत नहीं दिए जाने की सिफारिश की जाएगी। आज सुनवाई। नरेंद्र गिरि संदिग्ध मौत मामले में आज बहुत ही अहम सुनवाई, जिला अदालत की स्पेशल कोर्ट में आज ये सुनवाई होगी। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से और तो हमें इस सुनवाई के बारे में और विस्तार से बताएंगे। इस सुनवाई के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु आपके पास हैं इस वक्त, मोइन हमारे दर्शकों से जरूर शेयर करें। देखिए, अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत के मामले में आज 50 दिन पूरे हो गए हैं।
इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई भी अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। इसी को आधार बनाकर आनंद गिरी की तरफ से जमानत की अर्जी दाखिल की गई है। दोपहर 12 बजे के बाद इस जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। इलाहाबाद की जिला अदालत की स्पेशल कोर्ट मृदुल मिश्रा के कोर्ट में दोपहर 12 बजे के बाद सुनवाई होगी और दोनों पक्षों की तरफ से अलग अलग दलीलें रखी जाएगी। आनंद गिरी की तरफ से जहां ये दलील रखी जाएगी, ये दलील रखी जानी है कि अभी तक उनका कोई रोल सामने नहीं आया है, सीधे तौर पर उनका कोई नाम सामने नहीं था, किसी ने उनके नाम से फोन किया जिस आधार पर महंत नरेंद्र गिरी ने खुदकुशी की, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए। उनकी तरफ से यह भी कहा जाएगा कि वो जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार हैं, अब तक करते आए हैं और आगे भी करेंगे। जबकि जो अभियोजन पक्ष है यानी सरकारी पक्ष, उसका ये कहना है कि वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, रसूखदार है, असरदार है, गवाहों को डरा धमका सकते हैं, जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए जब तक इस मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक उन्हें कम से कम जमानत ना दिया जाए। चार्जशीट दाखिल होने तक उन्हें जमानत देने का कोई औचित्य नहीं है। इस मामले में आज सुनवाई होनी है। ये कोर्ट को डिसाइड करना है कि आनंद गिरी की जमानत की अर्जी मंजूर किया जाए। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही मोइन, मैं इसलिए रोक रहा हूँ आपको। आपने बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी कि सीबीआई अभी तक की जांच में बहुत कुछ ठोस नहीं निकाल पाई है। इस बारे में भी जरा रोशनी डालें हमारे दर्शकों के सामने। देखिए, सीबीआई को जांच शुरू हुए 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सीबीआई अभी किसी नए एंगल को तलाश नहीं कर सकी है। हालांकि जो जांच है उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन जो सूत्र है वो यही बता रहे हैं कि महंत नरेंद्र गिरी ने जो खुदकुशी के से पहले जो एक सुसाइड नोट लिखा था, सीबीआई सिर्फ अब पूरी की पूरी जांच जो है सीबीआई की वो उसी एंगल पर फोकस कर दी गई है कि कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था, आनंद गिरी उन पर दबाव बना रहे थे और इसी वजह से उन्हें मजबूर होकर खुदकुशी करनी पड़े। तो जो सीबीआई की जांच है अब सिर्फ इसी बिंदु पर फोकस होकर के रह गई है कि आनंद गिरी की वजह से महंत नरेंद्र गिरी ने खुदकुशी की थी। अब वो जांच किसी दूसरी दिशा में नहीं कर रहे हैं। सीबीआई अब ये मान चुकी है कि यह हत्या का नहीं, आत्महत्या का ही मामला है। अब ऐसे में आनंद गिरी को जमानत मिल पाती है या नहीं, चूंकि बेहद हाई प्रोफाइल मामला है, बेहद चर्चित मामला है, इसलिए उम्मीद इस बात की कम ही है कि आनंद गिरी को आज स्पेशल कोर्ट से कोई राहत मिल पाएगी। ज्यादा संभावना इसी बात की है कि आनंद गिरी की जो जमानत ठीक है वो खारिज हो जाएगी और आनंद गिरी को अपने राहत पाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है मोइन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए। आपने दो महत्वपूर्ण बातें कही, एक तो दोपहर 12 बजे जब सुनवाई होगी तो उसमें बहुत कम चांसेस हैं कि आज जमानत मिल पाए। बहरहाल उसके लिए हमें इंतजार करना होगा कोर्ट का क्या नजरिया है। और दूसरी बात यह कि 1.5 महीने की जांच में सीबीआई को अभी तक कुछ बहुत ठोस हाथ नहीं लगा है। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ में आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज भी अलग अलग पार्टियों के कई नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। दोपहर 12 बजे पार्टी ऑफिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव। बड़ी खबर, आज भी अलग अलग दलों के कई नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं लखनऊ में। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि पिछले दिनों में कौन कौन से नेता किस पार्टी से समाजवादी पार्टी में पहुंचे, क्योंकि ऐसे नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है। ये देखिए, अंबिका चौधरी समाजवादी पार्टी में आए बसपा से, पहले भी समाजवादी पार्टी में थे। राजा रामपाल कांग्रेस से सपा में आए, लालजी वर्मा बसपा से सपा में आए, रामाचल राजभर बसपा से सपा में आए। ऐसे ही रिजवान जहीर बसपा से सपा में आए हैं, विनोद चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी से सपा में आए हैं, गयादीन अनुरागी कांग्रेस से सपा में, ऐसे ही पंकज मलिक कांग्रेस से सपा में और हरेंद्र मलिक भी कांग्रेस पार्टी से समाजवादी पार्टी में आए हैं पिछले दिनों। देखिए उनके नाम भी। इसके अलावा कादिर राणा बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, वीर सिंह बसपा से समाजवादी पार्टी में आए, अजीम भाई बसपा से समाजवादी पार्टी में आए हैं। ये वो नेतागण हैं जो अलग अलग दलों से समाजवादी पार्टी में पहुंचे हैं, समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। भाजपा से विनोद मिश्रा आए हैं, अपना दल से ओमकार सिंह आए हैं, बसपा से वीर सिंह आए हैं, बसपा से अजीम भाई आए हैं। और अब बात प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े मिशन की। उत्तर प्रदेश की जंग जीतने के लिए पीएम मोदी भी बहुत जल्द मैदान में दिखाई देंगे। आने वाले दिनों में उनके ताबड़तोड़ दौरे होने वाले हैं। इसकी रूपरेखा लगभग तैयार हो गई है, लेकिन सबसे खास तस्वीर 16 नवंबर को दिखाई देगी, जब प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर पूर्वांचल के लोगों को खास सौगात देंगे। दरअसल 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने वाला है और पीएम मोदी इसके लिए सुल्तानपुर पहुंचेंगे।
नवंबर में मोदी का मेगा चुनावी शो। पूर्वांचल में मिलेगी रफ्तार, पश्चिम में उड़न छू प्लान। 10 दिन 3 दौरे, भाजपा की नवंबर क्रांति। देश के सबसे बड़े प्रदेश का चुनाव है तो भाजपा की तैयारी भी उतनी ही बड़ी है। बहुत जल्द पीएम मोदी चुनाव प्रचार की कमान संभाल लेंगे। आने वाले दिनों में वो यूपी में ताबड़तोड़ दौरे करने वाले हैं और इन दौरों से साफ हो जाएगा कि भाजपा के लिए यूपी जीतना कितना जरूरी है। 16 नवंबर को पीएम मोदी सुल्तानपुर दौरे पर रहेंगे। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर झांसी का दौरा करेंगे। इसके बाद 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। सभी दौरों पर सीएम योगी भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। यूपी में भाजपा के चुनाव अभियान की शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जब अमित शाह ने 29 अक्टूबर को लखनऊ से मेरा परिवार भाजपा परिवार नाम से सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी। अमित शाह ने लखनऊ से ये एहसास दिला दिया था कि यूपी के चुनाव का नतीजा 2024 तक भी असर डालेगा। यही वजह है कि पीएम मोदी भी यूपी की जंग में कूदने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैंने कहा था दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है। मित्रों, दोनों बार बोले शंकर की तरह यूपी की जनता ने हम पर कृपा कर दी और 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार। भाजपा की तैयारी पूरी है, बस तैयार किए गए रूट प्लान को फॉलो करना है। रविवार को जब दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो सीएम योगी भी उस बैठक में शामिल हुए और मीटिंग में उन्होंने राजनीतिक प्रस्ताव रखते हुए सबके बीच कहा कि यूपी में केंद्र और प्रदेश सरकार ने बेहतर काम किया है और भाजपा चुनाव जीतेगी। आने वाला समय 2022 जैसे 2014 की सफलता मिली है, 2017, 2019 उसी तरह 2022 का भी ऐतिहासिक जीत कार्यकर्ताओं के बदौलत हम करेंगे और उन्हीं के दम पर करेंगे। आदरणीय योगी जी का नेतृत्व, उनकी ईमानदारी, उनका विकास और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सूझबूझ में दमदार सरकार के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चुनाव तो 5 राज्यों में होने हैं, लेकिन पार्टियों की असली जवाबदेही यूपी से ही तय होगी और यही वजह है कि भाजपा यूपी में विजय गाथा लिखने के लिए अभी से जुट गई है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। निषाद समाज पार्टी ने प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। जी, आरक्षण के मुद्दे पर आज निषाद पार्टी का प्रदर्शन था और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिलने के बाद यह प्रदर्शन रद्द घोषित हो गया है। सभी तहसीलों पर ज्ञापन देने का कार्यक्रम भी फिलहाल टाल दिया गया है। निषाद समाज को आरक्षण अब तक न मिलने को लेकर आज पूरे प्रदेश में निषाद पार्टी प्रदर्शन करने वाली थी, लेकिन कल मुलाकात हुई यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से 10 मिनट की बात और उसके बाद आज का प्रदर्शन स्थगित। और एक बड़ी खबर आपको दे दें, किसान मोर्चा की संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक है आज सिंघू बॉर्डर पर। इसमें आंदोलन के आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। 1 साल पूरा हो रहा है आंदोलन को और इस पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। सरकार से बातचीत को लेकर भी किसान कोई फैसला ले सकते हैं। पिछले 11 महीनों से, बल्कि उससे ज्यादा से 3 कानूनों को उनके खिलाफ उनको रद्द करने की मांग को लेकर किसान लगातार आंदोलनरत हैं और अब 1 साल पूरा होने जा रहा है। इस अवसर पर, इस मौके पर वो आगे की रणनीति बैठक करके आज तय करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने हर जिले में रात 10 बजे तक टीकाकरण करने के निर्देश दिए। यूपी में अभी तक वैक्सीन के लिए पात्र 15 करोड़ की आबादी में से 9 करोड़ 95 लाख लोगों को ही वैक्सीन की पहली डोज लगी है और ऐसे में 4.25 करोड़ की आबादी अभी भी वैक्सीन की कोई डोज नहीं ले पाई। इसको लेकर सीएम ने रोजाना 25 से 30 लाख वैक्सीन लगाने के लक्ष्य रखा है। वैक्सीन लगाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। सीएम ने बहुत सख्त अंदाज में कहा है कि लक्ष्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। टीकाकरण के लिए ग्राम प्रधानों से लेकर सांसद तक सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा।
प्रथम डोज संतृप्त गांव के माइक्रो लक्ष्य के साथ टीकाकरण किया जाना चाहिए और इसके साथ ही शहरी वार्ड्स में प्रथम डोज संतृप्त वार्ड की भावना के साथ मिशन मोड में काम किया जाना जरूरी है। और अब बात एक ऐसी एक्सप्रेस ट्रेन की जिससे हो रहा है जय श्री राम का उद्घोष। दिल्ली से चली रामायण एक्सप्रेस ने अपना पहला पड़ाव पूरा कर लिया है और अब अयोध्या स्टेशन पर यात्रियों को लेकर ट्रेन पहुंची तो अयोध्या स्टेशन जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान हो गया। लेकिन सफर का यह पहला पड़ाव है। अभी रामायण एक्सप्रेस 17 दिन में 7,500 किलोमीटर का सफर तय करेगी। तो आइए आपको लेकर चलते हैं रामायण एक्सप्रेस में आध्यात्म के अद्भुत सफर पर। देखिए 17 दिनों में सारे धाम। ट्रेन से बोलो जय श्री राम। पटरी पर दौड़ी रामायण एक्सप्रेस। चलता फिरता घर कई सुविधाओं से लबरेज। अद्भुत सफर दिल्ली टू अयोध्या। भारतीय रेलवे की तरफ से अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को अनूठा तोहफा दिया गया और ये तोहफा है वो एक्सप्रेस ट्रेन जो भक्तों को पूरी सुख सुविधाओं के साथ अयोध्या तक लेकर पहुंची। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस ट्रेन के अंदर की खासियत क्या क्या है। ट्रेन के अंदर आरामदायक कुर्सियां, कुर्सियों के सामने फुट मसाजर है। 5 स्टार होटल की सुविधा से लबरेज है। ट्रेन में मौजूद मिनी लाइब्रेरी, इसके साथ ही सुरक्षा गार्ड, इलेक्ट्रॉनिक लॉकर और सीसीटीवी की भी सुविधा है। रामायण एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से चलकर के अब अयोध्या पहुंची है और 132 जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच चुके हैं। हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन करने के लिए भी रवाना हो गए हैं। आप ट्रेन की सुविधा को देखिए। ट्रेन में जो सुविधाएं हैं पूरी वीआईपी सुविधा की गई है। जो एसी है वो लगाई गई है। आप कुर्सियों को देखिए, पूरी वीआईपी सुविधा है। साथ ही साथ इसमें कैमरे भी लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और जो है पूरी सुविधाएं की गई हैं। क्योंकि लेटने की सुविधाएं, अब देखिए सीटों को किस तरह से रखा गया है और यहाँ पे पूरी वीआईपी जो सुविधाएं हैं, साथ ही साथ खाने पीने की भी सुविधाएं हैं। और खाने में जो है लहसुन प्याज का भी उपयोग नहीं किया जा रहा है। जो खाने पीने का भी जो चीज़ें हैं उनको भी एकदम शुद्ध रखा गया है। दिल्ली स्टेशन से इस रामायण एक्सप्रेस में कुल मिलाकर 132 यात्री सवार हुए जो अयोध्या स्टेशन पहुंचे। ट्रेन में सवार सभी यात्री राम की भक्ति में रमे नजर आए तो वही रामायण एक्सप्रेस की सुविधाओं से खुश भी नजर आए। इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं अवेलेबल हैं, खाने से लेकर और दवाइयों तक की, और कोई सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है और खाना भी बहुत बढ़िया है। उत्तम व्यवस्था की गई है, लेकिन राम जी के दर्शन के लिए बहुत अभिलाषा थी। ये हमारी सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया। दिल्ली से चली रामायण एक्सप्रेस अपने पहले पड़ाव पर पहुंच गई। दिल्ली से अयोध्या पहुंची रामायण एक्सप्रेस। रामायण एक्सप्रेस से अयोध्या पहुंचे 132 यात्री। 17 दिनों की होगी ये पूरी आध्यात्मिक यात्रा। श्री राम जन्मभूमि हनुमान मंदिर के करेंगे दर्शन। नंदीग्राम में भरत मंदिर का श्रद्धालु करेंगे दर्शन। अयोध्या से इन धार्मिक स्थलों पर यात्रियों को बसों से ले जाया जाएगा। भरत मंदिर के साथ साथ कई और मंदिरों के दर्शन कराए जाएंगे। श्रद्धालु करेंगे सीतामढ़ी के दर्शन पूजन। नेपाल के जनकपुर में बने राम जानकी मंदिर पहुंचेगी ट्रेन। नेपाल से वाराणसी पहुंचेगी रामायण एक्सप्रेस। काशी से चित्रकूट के लिए रवाना होंगे श्रद्धालु। चित्रकूट से नासिक पहुंचेगी रामायण एक्सप्रेस। इस तरह से कुल मिलाकर 7,500 किलोमीटर के सफर का आखिरी पड़ाव रामेश्वरम होगा, जहां श्रद्धालु धनुष कोटि का दर्शन कर वापस लौटेंगे। लेकिन इन 17 दिनों के सफर का उत्साह यात्रियों में देखते ही बन रहा है, जो पूरी तरह से भक्ति में रमे नजर आए। एबीपी गंगा के लिए अयोध्या से ऋषि गुप्ता की रिपोर्ट।